बच्चों, कल हमने क्लास अपनी ख़त्म की थी। आइसोस्टेसी के संदर्भ में हमने कल बात की थी आपसे। तो जब सर्वेक्षण हो रहा था तो जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में, जैसा कि हमने बात की थी कल्याण और कल्याणपुर के सर्वेक्षण में, तो प्लम्बाब हमारा जो है बच्चों, कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था आइसोस्टेसी के संदर्भ में, समस्थिति के संदर्भ में, जिसमें हमने जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में कल्याण और कल्याणपुर के सर्वेक्षण में ये देखा था कि प्लम्बाब पे हिमालय का कुछ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से अक्षांशीय स्थिति में उसके अंतर आता है। अंतर आने के बाद ये देखा गया कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो कुछ क्वेश्चंस आए जिसमें खास तौर से हिमालय के स्ट्रक्चर के बारे में ये बात की गई, और उस स्ट्रक्चर में ये कहा गया कि हिमालय अपनी पूरी आकर्षण शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अंतर 5.236 जो आ रहा है सेकेंड, वो आना चाहिए 15.885। उसका क्या कारण हो सकता है? ये बातें कुछ आई थी कि हिमालय जो है वो खोखला है, उसके अंदर बबल्स हैं, या हिमालय जो है वो हल्के पदार्थों का बना हुआ है, जिसकी वजह से उस पर अट्रैक्शन फोर्स कम लग रहा है। और लास्ट में ये बात आई थी कि हिमालय के जो हिस्से हैं किसी भी धरातल के, एक तो ऊपर का क्रस्ट और दूसरा सबस्ट्रेटम, ये कहा गया कि नीचे एक आइसोस्टैटिक तल है, जिसको हम समस्थिति तल कहते हैं। उस तल के ऊपर जो भूभाग है वो तो जो उसका घनत्व है उसमें अंतर पाया जाता है, और उस तल के नीचे जो पार्ट है उसके घनत्व में जो है वो वहाँ समानता पाई जाती है। यहाँ तक हम पहुँचे थे। इन तीनों चीज़ों को सिद्ध करने के लिए खासतौर से पराड ने ये कहा कि बिल्कुल इस तरह का सिस्टम पाया जाता है कि यहाँ एक जो है वो क्षतिपूर्ति तल है, लेवल है, और उसके ऊपर जो है वो जिस भी भूभाग का, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, ये सारे हैं, ये अगर ऊंचे हैं तो निश्चित रूप से इनकी डेंसिटी कम है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको लो डेंसिटी, और अगर ये नीचे हैं, इनका ऊंचाई कम है, तो निश्चित रूप से यहाँ जो है इनका घनत्व जो है वो ज़्यादा होगा। इस फिलॉसफी को लेके आगे इसको बढ़ाया गया, और प्रमुख रूप से दो विद्वानों ने इसमें बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया, एरी ने और प्राट ने। आज हम आपसे विशेष रूप से इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे एरी के सिद्धांतों के बारे में। खासतौर से एरी ने समस्थिति के बारे में क्या कहा था। ठीक है, एरी ने कहा था कि जो बातें अभी क्वेश्चंस आपने पहले देखा हिमालय की स्थिति के बारे में, तो इन्होंने ये कहा कि इनर पार्ट ऑफ द माउंटेन्स कैन नॉट बी हॉलो। तो एरी ने कहा था कि पर्वतों का जो आंतरिक भाग है वो खोखला नहीं हो सकता है, रादर बल्कि एक्सेस वेट ऑफ द माउंटेन्स इज कंपेंसेटेड बाय लाइटर मटेरियल्स बिलो। जो उसका विशाल का भार है, बहुत ज़्यादा उसका जो वेट है, उस वेट को कंपनसेशन जो है, समायोजन कहाँ से होता है? उसके नीचे उसकी जड़ में आने वाले हल्के पदार्थों के द्वारा उसको एडजस्ट किया जाता है, उसको कंपनसेट किया जाता है। एक बात ये की, इसी आधार पर उन्होंने दो बड़े मशहूर स्टेटमेंट दिए, और क्या कहा कि क्रस्ट ऑफ रिलेटिवली लाइटर मटेरियल, जिसको सामान्यतः कहा जाता है कि जो हमारी भूपरपट्टी है वो सियाल की बनी हुई है, यानी सिलिका और एल्यूमिनियम की, वो लाइटर मटेरियल जो है फ्लोटिंग इन द सबस्टेशन ऑफ डेंसर मटेरियल, यानी हल्के पदार्थों द्वारा निर्मित, यानी जो सियाल, सिलिका, एल्यूमिनियम है, वो तैर रहा है किसमें? घन, जिसका घनत्व जो ज़्यादा है, यानी भारी पदार्थों के अंदर जो है वो ऊपर वाला जो हल्का पदार्थ है सियाल का बना हुआ, वो सीमा द्वारा निर्मित जो सबस्ट्रेटम है, जो आधा स्तर है, उसमें जो है वो तैर रहा है। कैसे? फिर उसको आगे उन्होंने कहा, इन्हें ठीक उसी तरह से बिल्कुल एग्जाम्पल देते हुए कहा कि हिमालयाज आर फ्लोटिंग इन द डेंसर मैग्मा लाइक अ बोट इन द वाटर। इस बेस पे जैसे इन्होंने कहा कि सियाल सीमा पर तैर रहा है, ठीक उसी तरह से ये कहा कि हिमालय जो हमारा है वो बिल्कुल नीचे जो हमारा आधा स्तर है, जो भारी पदार्थों का बना हुआ है, उन भारी पदार्थों पर ये हिमालय तैर रहा है।
क्योंकि हिमालय जो सियाल का बना हुआ है और हल्के पदार्थों का बना हुआ है। ठीक उसी तरह से जैसे एक नाव पानी में तैरती है जिसका अधिकांश हिस्सा पानी के नीचे रहता है और कम हिस्सा पानी के ऊपर रहता है, जिसको कहा गया लॉ ऑफ फ्लोटेशन यानी तैराव का नियम। इस बेस पर एरी का सिद्धांत जो है वो आधारित था लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे। ठीक है, जैसे नाव तैरती है पानी में, ऐसे उन्होंने माना कि हिमालय जो है वो नीचे जो डेंसर मैग्मा है उसके ऊपर तैर रहा है। और एक उदाहरण और विद्वानों ने दिया कि बिल्कुल, हालांकि ये एरी ने नहीं इसका उदाहरण दिया था, पर यह कहा गया कि जिस तरह से आइसबर्ग पानी में तैरता है, जिसके 10 हिस्से में से एक हिस्सा पानी के ऊपर और 9 हिस्सा पानी के नीचे रहता है, ठीक इसी तरह से धरातल पर पाए जाने वाले उच्च भूभागों का जो हिस्सा धरातल से ऊपर हमें दिख रहा होता है उसका कई गुना बड़ा यानी लगभग 9 गुना हिस्सा उसकी गहराई में होता है, उसकी जड़ होती है, जिसकी वजह से ये ऊंचे उठे हुए भाग संतुलन की अवस्था में पाए जाते हैं। एरी ने कहा कि अगर उनकी जड़ें गहराई में नहीं हो तब इनमें संतुलन की अवस्था स्थापित नहीं हो पाएगी, यानी ये असंतुलित रहेंगे और हिलते डुलते रहेंगे। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे हम अपने दैनिक जीवन में देखें कि जो पेड़ जितना ऊंचा लंबा होगा उसकी जड़ें भी उतनी गहराई में होती हैं, क्योंकि ऊंचाई वाले पेड़ को संभालने के लिए गहराई वाले जड़ें होना जरूरी है। ठीक उसी तरह से एरी ने भी इन भूखंडों के बारे में कहा कि जो जितना ऊंचा होगा उसकी गहराई उतनी ही ज्यादा होगी, यानी पर्वतों की गहराई जो है वो पठारों से ज्यादा, पठारों की गहराई जो है वो मैदानों से ज्यादा, मैदानों की गहराई जो है वो समुद्रों से ज्यादा। इस तरह से इन्होंने कहा। तो इस बेस पे ये कहा उन्होंने कि जो तल है, आइसोस्टैटिक जो लेवल है, उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो सारा का सारा समान घनत्व वाला बना हुआ है। उस आइसोस्टैटिक लेवल से नीचे जो है वो घनत्व जो है वो समान हो जाता है। इसीलिए इन्होंने कहा था कि जो भी हमारा क्रस्टेज लिखा हुआ है कि डेंसिटी ऑफ डिफरेंट कॉलम्स, डिफरेंट कॉलम का मतलब वही पर्वत, पठार या मैदान, जो अलग अलग जिनकी ऊंचाइयां हैं, रिमेन्स सेम, यानी इनका घनत्व जो है समान होता है। तो एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वैरिंग थिकनेस, यानी समान घनत्व असमान गहराई जिसे हम कहते हैं, वो बात एरी ने की थी। यानी जो भी धरातल पर पदार्थ हैं, पर्वत, पठार, मैदान हैं, उन सबका जो घनत्व है वो समान है, लेकिन उनकी ऊंचाई के अनुसार उनकी गहराई में अंतर पाया जाता है। इसलिए क्या वैरिंग थिकनेस, गहराई जिसको कह सकते हैं, वैरिंग डेप्थ भी हम इसको कह सकते हैं। ये बेसिक स्टेटमेंट था किसका? एरी का। यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वैरिंग थिकनेस, यानी समान घनत्व असमान गहराई। अब इसको उन्होंने एक बड़े अच्छे उदाहरण से सिद्ध करने का भी प्रयास किया। क्या प्रयास किया उन्होंने? इलस्ट्रेशन में उन्होंने क्या किया? ही पुटेड आयरन ब्लॉक्स। उन्होंने क्या किया? एक मरकरी से पानी, पारे से भरा हुआ एक बड़ा सा बर्तन लिया और उस बर्तन में लोहे के टुकड़े अलग अलग लंबाई वाले उसमें उन्होंने डुबोए। फिर क्या देखते हैं कि जो टुकड़ा जितना बड़ा है, जिसकी लंबाई जितनी ज्यादा है, उसकी गहराई भी उतनी ज्यादा, यानी अपनी जो हिस्सा ऊपर दिख रहा है उस पारे से ऊपर, उसी के अनुपात में गहराई में भी वो हिस्सा ज्यादा है उस मरकरी का, उस लोहे के टुकड़े का। यानी दीज ब्लॉक, अब उसके क्या हुआ? These blocks sunk up to varying depth depending on their length. अपनी लंबाई के अनुसार इन लोहे के जो ब्लॉक्स थे, जो लोहे के टुकड़े थे, उनकी गहराई में भी अंदर मैंने अलग अलग गहराई में डूबे। देखें आप, एक उदाहरण इसका बड़ा सही है। ये बात है, ये आप देख रहे हैं, इस चीज को देखिए। अभी आप इसे छोड़ दीजिए, यह लिखा हुआ एरीज कॉन्सेप्ट, यानी एरी की अवधारणा। एरी की अवधारणा में आप देख रहे हैं ये एक ही कलर दिया हुआ है, इसका मतलब ये एक ही पदार्थ है, लोहा, जैसे उन्होंने माना लोहे का ये टुकड़े हैं अलग अलग लंबाई के। तो हम ये देख रहे हैं, ये जो मरकरी का तल है, इस तल से जिस ऊंचाई में जो हिस्सा ऊंचा है, उसी हिसाब से उसकी गहराई में भी वृद्धि पाई जाती है। जो जितना ऊंचा है वो उतना ही ज्यादा गहरा है, जो कम ऊंचा है वो कम गहरा है। इस तरह से इस मरकरी में डूबा हुआ ठीक यही उदाहरण उन्होंने दिया कि यहाँ लिखा हुआ है कि ब्लॉक्स ऑफ सेम डेंसिटी विद डिफरेंट मासेस। ठीक है, क्योंकि लंबाई इनकी ज्यादा है, लोहे है, तो इनका वजन अलग अलग होगा और उसकी वजह से क्या होगा? उनकी गहराई में भी अंतर पाया जाएगा। ठीक इसी तरह से
इसको देख के हमें इन्होंने समझाने का प्रयास किया कि जितने ऊंचे भूभाग, जैसे मान लीजिए पर्वत है, ये पठार है, ये मैदान है, तो पर्वत है तो पर्वत की गहराई ज्यादा, पठार है तो पठार की गहराई उससे कम, मैदान है तो मैदान की गहराई उससे कम। तो इस अनुपात में इस उदाहरण को इस तरह से भी समझाया जा सकता है। विद्वानों ने कहा कि अगर हम पानी से भरे हुए बर्तन में लकड़ी के टुकड़ों को, यानी जिनका घनत्व समान है, अगर उनको भी हम डाल लें तो उसमें भी यही रिजल्ट देखने को मिला कि समान घनत्व वाले लकड़ी के टुकड़े जिनकी लंबाई अलग अलग थी, वो लंबाइयों के अनुसार उनकी गहराई में अंतर पाया गया। इस बात को जैसा यहाँ आपको इस चित्र में दिख रहा है, इसे सिद्ध करने का प्रयास एरी ने कहा। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो पर्वतीय भाग है, हिमालय जो है, जितना ऊंचा हमें दिख रहा है, या उसी हिसाब से उसकी जड़ें भी उसकी गहराई में हैं। तो इस तरह से एक इलस्ट्रेशन दिया उन्होंने। उस इलस्ट्रेशन में क्या रहा, कुछ परिणाम निकाले। परिणाम में क्या रहा, कंक्लूजन्स क्या रहा उसके आधार पर कि हिमालय आर एक्सर्टिंग रियल अट्रैक्शनल फोर्स बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्गर रूट्स ऑफ लाइटर मटेरियल इन द सबस्ट्रेटम। यानी हिमालय जो अपना अट्रैक्शन का बल है, आकर्षण का बल है जो लगा रहा है, उसकी वजह क्या है कि उसकी गहराई में जो उसकी जड़ों में हल्के पदार्थ बने हुए हैं, उनकी वजह से वो बल एक्सर्ट कर रहा है। उसके बाद क्या कहा, अब इसमें देखिए दो चीजें हैं, ये आपको रेड और ग्रीन कलर में दिख रही है। ये बड़े महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हैं एरी के कि इफ द लैंड कॉलम अबव द सबस्ट्रेटम इज लार्जर, अगर जो स्थलीय भूभाग है आधा स्तर से ऊपर जो है वो लंबा है, बड़ा है, ऊंचा है, तो क्या होगा, इट्स ग्रेटर पार्ट वुड बी सबमर्ज्ड इन द सबस्ट्रेटम, तो उसका अधिकांश भाग जो है वो आधा स्तर में डूबा हुआ होगा। इसके विपरीत अगर द लैंड कॉलम इज लोअर, अगर वो कम ऊंचा हुआ तो उसका स्मॉलर पार्ट वुड बी सबमर्ज्ड इन द सबस्ट्रेटम, तो उसका कम हिस्सा जो है वो सबस्ट्रेटम में डूबा हुआ होगा। इस हिसाब से इन्होंने ये बातें कही थी। दो बड़े महत्वपूर्ण कंक्लूजन थे, यानी ऊंचाई के अनुसार उन ब्लॉक्स की गहराई में भी अंतर आता है। जो जितना ऊंचा होगा वो उतना ही नीचा होगा, तभी इनमें संतुलन की अवस्था पाई जाएगी। अगर इनकी जड़ें गहराई में नहीं होंगी तो संतुलन स्थापित नहीं होगा। आज हम अपनी बात यहीं खत्म करेंगे। कल इस सिद्धांत को और बढ़ाते हुए आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।